नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि वे किसी कदम को चाहते हैं, लेकिन इससे गाजा में अच्छा परिणाम हो सकता है और ये अन्य मामलों पर भी असर डाल सकता है। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अपार क्षमता है जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि शांति बोर्ड के साथ काम करना संयुक्त राष्ट्र के लिए लाभदायक रहेगा। But it's going to do great work with Gaza and maybe other things, you know, it could be beyond Gaza. And we'll work in terms of with the United Nations, who I've always said the United Nations has great potential, but they have not lived up to the potential. And I say 8 wars and I never spoke to them. You'd think I would have spoken to them a lot. But the United Nations has great potential. I think working with the Board of Peace is going to be a good thing. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हम एक खास मौके के साक्षी बन रहे हैं। ये भगवान स्वामी नारायण की शिक्षा पत्री और 2 साल पूरे होने का मौका है। हम सबका सौभाग्य है कि हम इस पावन पर्व के सहभागी बने हैं। इस मौके पर मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं इस मौके पर भगवान स्वामी नारायण के करोड़ों अनुयायियों को बधाई देता हूं। हम सब एक विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री के 200 साल द्विशताब्दी समारोह का ये अवसर हम सबका सौभाग्य है। इस पावन पर्व के हम सब सहभागी बन रहे हैं। इस पुण्य काल में मैं आप सभी संतों को नमन करता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायियों को द्विशताब्दी महोत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, भारत ज्ञान योग के लिए समर्पित रहा है। हजारों साल पुराने वेद हमारे लिए आज भी प्रेरणा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तत्कालीन समय के अनुरूप वेदों के प्रकाश में उस समय की व्यवस्थाओं को निरंतर विकसित किया। वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, श्रुति, स्मृति, कथावाचन, गायन, ऐसे विविध आयामों से हमारी प्रयागराज माघ मेले में 5 दिन से धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार है। शिष्यों ने बताया कि अभिमुक्तेश्वरानंद सुबह से वैनिटी वैन से बाहर नहीं आए हैं। वे अंदर लेटे हुए हैं। वसंत पंचमी पर उन्होंने स्नान भी नहीं किया। मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को हुए बवाल के बाद शिविर के बाहर ही स्वामी जी बैठे हैं। शिष्यों का कहना है कि सर्दी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इधर माघ मेला प्रशासन से शंकराचार्य विवाद पर उनका टकराव खत्म नहीं हो रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। प्रशासन नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ है तो मैं वसंत स्नान कैसे कर लूं, ये स्वामी जी ने कहा है। हालांकि 2 नोटिस भेजने के बाद प्रशासनिक अफसर इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो माघ मेले के दिन विवाद हुआ था, जिसके बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है धरने पर बैठे थे और आज उनका तबीयत खराब हो गया है। उन्हें बुखार आ गई है, तेज बुखार है उन्हें। और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर समस्त संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 दिन से धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है। कैसे स्थिति है उनकी, अभी क्या कुछ अपडेट है?
वही दवाई रही है ना, बहुत कम दवाई खा रही। तो 5 दिन से धरने पर बैठे अभी मुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है, क्या कुछ अपडेट है, कैसे स्थिति है उनकी? तो सम्स तेज हमारे साथ बने हुए हैं। 5 दिन से धरने पर बैठे अभी मुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पे? तो 5 दिन से धरने पर बैठे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है, कैसी स्थिति है उनकी अभी? और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और ग्रुप को निर्देश दिया है कि वे एक जनहित याचिका पर अपना जवाब यानी कि काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। इस याचिका में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के बड़े बैंक फ्रॉड की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के बेंच के सामने है। कोर्ट ने पहले इस मामले में नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी आदेश दिया है कि वे इस कथित फ्रॉड मामले में चल रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। पीआईएल दाखिल करने वाले ईएएस शर्मा, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी ने सरकार और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अपने सहयोगियों को जानबूझकर दिवालिया बनाकर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कराया। कोर्ट ने कहा है कि अगर जांच रिपोर्ट पूरी ना हो तो एजेंसियां उसे सील बंद लिफाफे में जमा कर सकती हैं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, उन्होंने हाल ही में दिल्ली और असम की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि असम की जनता ने भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाने का संकल्प लिया और वहां जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। बघेल ने भरोसा जताया कि लोग बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 3 दिन आसाम और 1 दिन दिल्ली की यात्रा करके लौटा हूं। आसाम में जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, अभद्र मुख्यमंत्री है, उसे हटाने का संकल्प आसाम की जनता ने लिया है और इस समय वहां परिवर्तन होगा। लोगों ने मन बना लिया है। दिल्ली में कल पंजाब के संदर्भ में मीटिंग हुई और हाईकमान ने निर्देश दिया है। अभी मैं अंबिकापुर जा रहा हूं, एक पारिवारिक कार्यक्रम है, भागवत कथा हो रही है, उसमें मैं शामिल होने जा रहा हूं। सर, आपने आसाम का जिक्र किया। आसाम में जिस तरीके की स्थिति है, अभी लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति लगातार विरोध चल रहा है। सिर्फ एक पक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या विरोध हो रहा है? जिस तरीके से चाहे मस्जिद को बांग्लादेशी के नाम पर जो बाहरी इलाकों में मस्जिद है उनको तोड़ना, तमाम चीजें। देखिए, अच्छा बताते हैं मोदी जी की इन्फ्लेटेटर को रोकने की बात कर रहे हैं उन्होंने। देखिए, अब ये तो वो सबका विरोध करने लगे हैं और सबको प्रमाणित करना पड़ रहा है कि वो आप भारतीय हो। कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कार्यक्रम के समापन अवसर पर सीएम नायब सैनी ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरस्वती तीर्थ के तट पर बना हुआ ये नगर है और लाखों लोग यहां आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। आज जिंद में भी सरस्वती महोत्सव का समापन हो रहा है। इससे प्रमाण मिलता है कि सरस्वती एक नदी नहीं बल्कि एक परमाण है। साथ ही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जुड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। ऐतिहासिक पहचान को हम पुनः स्थापित करें ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से ये कह सके कि हम वे भूमि के निवासी हैं जहां मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाते हैं।
मां सरस्वती की वंदना का आज विशेष दिन है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि यह दिन हमारे लिए चौगुनी ऊर्जा लेकर के ये आया है और हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी ओर हम सरस्वती नदी के पुनर्द्धार के संकल्प को भी आज हम दोहरा रहे हैं। साथियों, आज ही पूरा देश, हम सबको गर्व है कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में आज मना रहा है। साथियों, आज हमारे लिए और भी गर्व का दिन है कि आज किसानों के मसीहा दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की भी जयंती आज ही है। और साथियों, आज जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं, आज कुरुक्षेत्र में इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी नागरिकों के बीच में आज इस पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि इस कुरुक्षेत्र का भी आज एक दिव्यता यह भी कि वर्ष 2015 में सरस्वती मां ने स्वयं को प्रकट किया। जब 2015 में सरस्वती प्रकट हुई, आदि बद्री के पास वहां जाना हुआ और उस समय पत्रकारों ने जब पूछा कि सरस्वती को भी अभी प्रकट होना था क्या 2015 में, तो हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमने मुख्यमंत्री जी पत्रकारों को उस समय कहा 2015 में जब उन्होंने पूछा कि सरस्वती इसी समय प्रकट होना था, तो हमने कहा सरस्वती तो प्रकट थी लेकिन प्रतीक्षा कर रही थी कि जब मैं प्रकट हो जाऊं, सामने कोई मेरा सम्मान करने वाला तो हो, मैं प्रकट अपने को कर दूं और सामने फिर मेरे ऊपर मिट्टी डाल दें तुष्टीकरण की, मिट्टी डाल दें अपनी स्वार्थ राजनीति की और फिर मैं वहीं के वहीं दब जाऊं। तो मुझे लगा अब अनुकूल समय है, अब मेरा सम्मान करने वाले आए हैं, अब मुझे प्रकट हो जाना चाहिए। और उसके पश्चात जिस प्रकार से सरस्वती बोर्ड बना, प्रगति हुई, अनेकों भाव सामने आए, देवन सिंह जी ने अभी बताया, और इस एक डॉक्यूमेंट राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के अस्तर का पूरा गांव के रहने वाले एक युवा किसान ने गेहूं, सरसों, बाजरा और अन्य पारंपरिक खेती को छोड़कर उद्यानिकी फसल की खेती कर लाखों रुपए कमाए हैं। किसान ने उपनिदेशक उद्यान विभाग की मदद लेकर एक बीघा से कम खेत में पॉली हाउस लगवाया। किसान ने पॉली हाउस में खीरा की फसल कर करीब 6 लाख रुपए कमाए हैं और अब दूसरी बार भी युवा किसान पॉली हाउस में खीरा की फसल कर रहा है। उपनिदेशक चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार की सोलर पंप संयंत्र पीएम कुसुम योजना में 3, 5 और 7.5 HP और ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं होने वाले सभी श्रेणी के किसानों को 60% अनुदान देना तय है। कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होने पर कृषक सोलर पंप क्षमता स्थापना हेतु पात्र है। मैंने ये पॉली हाउस लगवाया मैंने उद्यान विभाग से। इसमें मैंने खीरा की खेती की है। इस समय मेरे को अच्छा मुनाफा हुआ है। इसको मेरी लागत आई थी इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए और मेरे को टोटल इसमें कॉस्ट बैठी मेरी 7.5 लाख रुपए करीब, और इसमें मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है। और इसमें मैंने इसमें लगा रखा है खीरे की खेती। ये मेरा पौधा है। आज इसमें 9वां दिन पौधा हो गया इसका। ये इसका धागा है। धागा चढ़ते ही उसके ऊपर कम से कम 33-36 इसमें प्रोडक्शन चालू हो जाता है और फिर इसमें तोड़ाई चालू हो जाती है।
जो मंडी के भाव अच्छा मिल जाता है, अच्छा मुनाफा है इसमें। तो गर्मियों के दिनों में अधिक फायदा मिलता होगा। नहीं, गर्मियों में अच्छा फायदा रहता है, उसमें महंगा भी चलता है। सर्दियों में थोड़ा 2-5 रुपये डाउन रहता है। तो उद्यान विभाग की ये योजना अच्छी लगी आपको? हाँ, अच्छी योजना है साहब। उद्यान विभाग हमारा अच्छा सहयोग रहा है हमारा। अन्य किसानों के लिए, अपने जैसे किसानों के लिए आप क्या एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा ने बताया, थाना साइबर क्राइम ने साइबर ठगों के एक गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग में 4 पुरुष 1 महिला शामिल है। इन कब्जे से 9 एटीएम कार्ड, 12 बैंक पासबुक, सिम, आधार और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। दिसंबर में इस गैंग ने एक वृद्ध महिला के खाते से डिजिटल ठगी कर 2.4 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए थे। अब तक 46 लाख रुपए महिला के खाते में रोक लिए गए हैं। एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाना साइबर क्राइम है मथुरा जिले का, उसने एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। एक साइबर ठगों का गैंग उन्होंने पकड़ा है, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला है। उनके कब्जे से 9 एटीएम कार्ड, 12 बैंक के पासबुक, सिम और आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। घटना ये हुई थी कि दिसंबर में एक महिला, वृद्ध महिला है, उसको डिजिटल अरेस्ट करके इन्होंने अपने खातों में 2 करोड़ 4 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र करा लिए थे। जो हमारी टीम है, उन्होंने इसमें विवेचना शुरू की। विवेचना में इन अभियुक्तों का नाम इनका प्रकाश में आया, इनकी गिरफ्तारी की गई और जो महिला के साथ ठगी की गई थी, उसका लगभग 46 लाख रुपए हमने उसको बैंक खातों में होल्ड करा लिया है। इधर भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार जिला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने बताया कि प्रशासन ने दोनों समुदायों के लिए अलग अलग और विशेष पूजा स्थल सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि बसंत पंचमी जैसे अवसरों पर दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा करना कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। जिला प्रशासन ने परिसर में सर्वे कर उपयुक्त स्थान तय किया है और पुलिस के माध्यम से पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे विशेष और अलग रखा गया है। को बताया था कि अपने आप से कोई इसका इंटरप्रिटेशन ना करें, जिससे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सके। अब हमारे पास लिखित में आदेश आ चुका है, उसका हमारे पास सही उसका अर्थ हमारे पास आ चुका है, जिसके आधार पे हम लोगों को अब कोई फैसला लेना है। पहले मैं वो बिंदु बता दूं जो कि इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब ये दोनों बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं, कितने वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहाँ अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहाँ बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है, वो पारंपरिक तरीके से वहाँ अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते आए, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अपने विभिन्न मांगों को लेकर एकत्रित हुए। दिव्यांगजनों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर निधि बेटी को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांगजनों ने बताया कि उन्हें पेंशन, राशन, स्कूटी, ई रिक्शा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। कई दिव्यांगजनों ने पेंशन की राशि बढ़ाने, लंबित पेंशन मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। मेरे को कुछ नहीं मिलता है, बस सिर्फ पेंशन मिलती है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इन्हें कैसे पालूं। और मेरी सुविधा, मेरे को ना तो स्कूटी मिली, ना राशन मिले, ना लाइट मेरे घर पे और ना पालनहारा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी विनती करो भाई, मेरे को सब मिलना चाहिए। दिव्यांगों के हित में चाहती हूँ कि सरकार जो हमें वर्तमान में 1250 रुपये दे रही है, तो इससे क्या हो सकता है
1250 रुपये। एक बात मानो, कलेक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि कम से कम दिव्यांगों की तरफ ध्यान दें। दिव्यांगजन एक असहाय सहारे, जो सरकार के सहारे पर जीवन जी रहे हैं, वो भी सरकार विकलांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत आग्रह की बात है। उनसे आग्रह करती हूँ कि वो रोजगार दिलाएं इन्हें कुछ, और इनको स्कूटी प्रदान करें। और जिला कलेक्ट्रेट में आया हूँ प्रदर्शन देने के लिए। सर 1200 रुपये में एक विकलांग के गुजारा नहीं हो सकता है। तो 1200 रुपये में एक विकलांग किसी ठेल पे से एक सेब की दुकान हो, उस पे से सेब लेकर के लेवे, तो वो सेब की दुकान को देख के नहीं चला जाएगा, मतलब सेब खा नहीं सकता है। तो मैं कलेक्टर साहब से बार बार नम्र निवेदन करता हूं कि इनकी पेंशन पे ज्यादा तरह से और ध्यान दें कि इनकी पेंशन बढ़ाना आवश्यक जरूरी है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। सभी दिव्यांगजन, उनकी कुछ समस्याएं हैं। उनको एक तो राशन समय पर नहीं मिलता है, तो किसके बिना कारण के राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। स्कूटी योजनाओं से बहुत से लोग अभी वंचित हैं। किसी लोगों को दो बार स्कूटियां मिल चुकी हैं। उनकी पेंशन की ज्यादा समस्या है, पेंशन समय से नहीं आ पा रही है। कुछ लोगों की तो पेंशन जुलाई से अभी तक आई नहीं है। उनको जून महीने की पेंशन मिली है, अभी तक उनको वितरण नहीं किया गया है। और पेंशन वृद्धि करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारा धौलपुर जिले के दिव्यांग लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अभी तो हम आ रहे हैं। अभी पहाड़ों की रानी शिमला में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शिमला में सीजन की ये पहली बर्फबारी हो रही है। करीब 2 इंच से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। बर्फबारी देख पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीते दिन ही मौसम खराब होने की सूचना मिलते ही काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचे हुए थे और बर्फबारी देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर्यटक बर्फ के साथ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के साथ दुश्वारियां भी बढ़ने लगी है। सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात ठप हो गया और गाड़ियां सड़कों पर फिसल रही हैं और गाड़ियों को निकालने के लिए धक्का भी लगाना पड़ रहा है। जो हमने सोचा भी नहीं था, वो बहुत ही अच्छा वेदर है। और हम जैसे ही 6 बजे आए तो बर्फबारी स्टार्ट होगी, फिर बड़ा अच्छा और आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है शिमला में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे में। हाँ। एक नंबर का मौसम है भाई। हमारे हरियाणा में तो ऐसे मन यहाँ पे जाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। सोचा था शिमला में बर्फबारी हो जाएगी ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बर्फ हो जाएगी यहाँ पे ऐसे। सुबह 6:30 बजे हम शिमला पहुँचे हैं। हमने पता किया है कुफरी का रास्ता, हम कुफरी आने के लिए आए आगे, और यहाँ टनल पे हम फंसे हुए हैं। यहाँ काफी बर्फबारी होने लग रही है। ऊपर कुफरी का रास्ता तो बंद कर दिया गया है, रूम भी अवेलेबल नहीं है। जो रूम अवेलेबल है उसके 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे रेट बढ़ा दिए गए हैं 2 बंदे को लिए। तो गाड़ी चल रही है यहाँ पे? गाड़ी नहीं चल रही। आपने अभी देखा होगा, गाड़ी स्लिप होने लग रही है। इस साल की पहली बर्फबारी ने पत्नी टॉप को पूरी तरह से सफेद चादर से ढक दिया है। ठंड से बढ़ने के साथ ही मौसम ने करवट ली और पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं रियासी की अरनास में भी भारी बर्फबारी हुई, जिसने पहाड़ों के नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया। कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां बीती रात से मौसम ने बदला रुख लिया है। तेज हवाओं और भारी बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए ये मौसम हानिकारक है, जबकि गेहूं के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। अगले 2-3 दिनों तक हरियाणा में बारिश जारी रहने की संभावना है। जलभराव की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। मौसम की इस करवट ने लोगों की सर्दी में इजाफा कर दिया है। अब खबर अमरोहा से है, जहां जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरा, डबल लॉक लगी हुई सील को चेक किया। निरीक्षण में सब कुछ ठीक प्रकार से पाया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह, डिप्टी कलेक्टर ब्रिजपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
अमरोहा मंडी धनौरा के अनमोल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की सील लगे ऑपरेशन थिएटर में ही परसों ऑपरेशन कराया गया। 26 वर्षीय काजल के ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ी और अस्पताल से मुरादाबाद रेफर करते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल में लापरवाही और नियमों की अवहेलना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीएचसी अधीक्षक राहुल कुमार और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। अब अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग उठ रही है और निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NST 9 न्यूज। नमस्कार।